लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के बारे में बताऊंगी। और इसमें मैं आप लोगों को पहला चैप्टर स्ट्रक्चर नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने बताया था कि साइंस की प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर ऑफ साइंस क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइंस की उपयोगिता, विज्ञान की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी ऑफ साइंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में कि यूटिलिटी ऑफ साइंस के बारे में, कि विज्ञान को किन किन चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में इसका उपयोग होता है, या किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समझने में कि विज्ञान की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ साइंस क्या होती है। तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ सबसे पहले, तो आज की उच्च तकनीकी युग में मनुष्य का जीवन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूर्णतः विज्ञान पे निर्भर करता है। अगर हाई टेक्नोलॉजी की बात करूँ, उच्च तकनीकी की, सुबह सोने उठने से लेकर सुबह आप जब सोकर उठते हैं तो एक अलार्म से, यानी कि कोई भी अलार्म आप लगाते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर उसके बाद में सारे दिनचर्या करते हैं, फिर उसके बाद में जब आप सोते हैं तो फिर से एक अलार्म लगाते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप है, या यही सब चीज़ें, एक दीवार में दिखने वाली वॉल पर दिखने वाली एक छोटी सी घड़ी जो हमें समय बताती है। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार ही है कि हमें समय के बारे में पता चलता है कि अब ये सूरज उगने का समय, डूबने का समय, या सूरज दिन में किस समय है पूर्ण रूप से ऊपर। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है, हाई टेक्नोलॉजी की ही देन है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ को रोज़ देख रहे हैं। होने वाली घटनाएं, बारिश होने से पहले ही हमें उसका अनुमान मिल जाना, या कोई बड़ी आपदाएं आने से पहले, बाढ़ आने से पहले, या भूकंप आने से पहले जो पहले ही संकेत मिल जाते, ये सभी चीज़ें विज्ञान के होने की वजह से, विज्ञान में हाई टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ है, मशीनों का, उपकरणों का, उन्हीं की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर आगे मैं इसी की बात करूँ कि किस तरह से आगे मनुष्य की प्रकृति से संबंध था, जितनी कम होती जा रही है उसी अनुपात में जीवन विज्ञान पर आधारित होते जा रहा है। यानी कि नेचर से जितना वो दूर जा रहा है, टेक्नोलॉजी के वो उतना ही करीब आ रहा है। नेचर में होने वाली सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल, पहले के लोग नेचर में होने, प्राकृतिक में होने वाली चीज़ों का ही इस्तेमाल करके सूर्य के अनुसार ही वो अपने आप ही समय का अनुमान लगा लेते थे। प्रकृति में पाई जाने वाली जो चीज़ें होती थी उन्हीं का इस्तेमाल करके वो अपना पेट भरते थे, उन्हीं के चीज़ों से ही वो अपने लिए वस्त्र बनाते थे, उन्हीं चीज़ों से वो और भी आदान प्रदान करते थे। इन चीज़ों से आज के समय में लोग दूर होते जा रहे हैं, और जितना दूर हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के उतना ही करीब चले जा रहे हैं। तो इसी के आधार पर अगर आगे बोले जाए तो प्राचीन काल में हमारा जीवन दीपक पर आधारित था, जो आज बिजली के आविष्कार द्वारा प्रकाशमय है। आप लोगों को पता था कि पहले दिए लगाए जाते थे घर में, रात जैसे ही सूरज डूबता था दिए लगाए जाते थे। लेकिन आज के समय में पूर्ण रूप से जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो लाइट ने ले ली है, यानी कि दिए का जो महत्व था वो खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका है। साथ ही साथ वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय विज्ञान को ही जाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली छोटी छोटी चीज़ें से लेकर बड़े बड़े जेट विमान, रॉकेट आदि में बुनियादी परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारे कार्य करने की क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई है। विज्ञान के विकास के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। दैनिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर विज्ञान के महत्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ नुकसानदायक ही हैं। मनुष्य प्रकृति की चीज़ों से दूर हुआ है तो वो टेक्नोलॉजी में आ गया। टेक्नोलॉजी के भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं बहुत सारे, कि आज के समय में मानव की जाति पर ही, मानव सभ्यता पर ही खतरे का निशान आ चुका है। जो टेक्नोलॉजी ने जितना ज़्यादा आविष्कार किया है, प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों का उतना ही खनन भी किया है। लेकिन ये मनुष्य के लाभ के लिए ही किए गए अगर एक तरह से देखा जाए। यानी कि पहले कोई भी कार्य करने के लिए कोई बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, इससे समय का भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था, धन का भी व्यय होता था, साथ ही साथ कोई कार्य को समय पे नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, समय को कम कर दिया, श्रम को कम कर दिया, मनुष्य का जो लागत लग रही थी, मूल्य जो लग रहा था उसको भी कम कर दिया।
अभी जो 10 लोग करते थे वो एक मशीन कुछ घंटों में ही कर दे रही है। तो एक तरह से हमारा समय भी बचत हो रहा है, पैसे भी बचत हो रहे हैं और काम भी समय से हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही इफ़ेक्ट है। साथ ही साथ हमें और चीज़ों की जिनकी आवश्यकता है वो मिल रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कार्य करने की क्षमता पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। मनुष्य अभी हर चीज़ अगर इसका बैड इफ़ेक्ट देखा जाए तो डेली कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लैपटॉप, मोबाइल इनके बिना हो जाए। तो आज के समय में इनके बहुत दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं सामने कि लैपटॉप की या टैबलेट की वजह से या फिर मोबाइल की वजह से आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमंस के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि कई बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत आई है कि टाइपिंग करने के दौरान उनकी जो उंगलियां हैं हैंड की वो भी शून्य पड़ने जा रही हैं, यानी कि फ्रीज हो रही हैं। तो ये सारे दुष्प्रभाव आ रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है ज़रूरत से ज़्यादा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे ही। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने बहुत ज़्यादा आविष्कार किया है। तो पहले जो मृत्यु दर थी वो बढ़ रही थी, अब मृत्यु दर कम हो चुकी है। विकास करने की जो प्रगति थी वो तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ों में विज्ञान ने जिसमें सफलता प्राप्त की है उनके बारे में भी मुझे बताना है कि किस क्षेत्रों में विज्ञान ने बहुत ज़्यादा आविष्कार किया है, बहुत ज़्यादा उसमें खोज करी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर विज्ञान के महत्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए कृषि के क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र एक ऐसा है एग्रीकल्चर का जहाँ पे टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी था। यानी कि पहले क्या था, मनुष्यों के द्वारा ही सारा श्रम किया जाता था। जानवरों से भी थोड़ी सी मेहनत करवाई जाती थी, तब जाके हमें फसलें तैयार होती थी। फिर बारिश पे निर्भर होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा था। कई कई बार सूखा पड़ जा रहा था या कई कई बार बाढ़ आ जा रही थी। तो फसलें हमें मिल ही नहीं पा रही थी, खाने के लिए अनाज ही नहीं होगा तो मनुष्य के लिए कहाँ से जाहिर सी बात है पूरा हो पाएगा। सभी इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो ये जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की फील्ड में हुई है वो इतनी अच्छी है कि उतनी उपयोगितापूर्ण है कि कम समय में कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें मिल रही हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता शामिल हो पाई है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए, आज़ादी से पहले हमारे देश में संपूर्ण जनसंख्या को भरपेट अनाज नहीं उपलब्ध हो पाता था। वहीं आज हम 1 अरब जनसंख्या के भरण पोषण के बाद अनाज का निर्यात करने की स्थिति में है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर पॉल स्वामीनाथन बोरला के अथक प्रयासों द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव हुआ, जिससे हमारा खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। इन वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में इतने ऐसे ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है। अगर स्वतंत्रता से प्राप्ति का देखा जाए तो लोगों के लिए भारत में ही बात करें तो उनका पेट भरना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज के समय में हमारे जो हरित क्रांति चलाई गई है, इस हरित क्रांति के द्वारा न सिर्फ हमारे देश में लोगों का पेट भरा जा रहा है बल्कि अनाज इतना ज़्यादा है कि वो हम दूसरे देशों में भी निर्यात कर रहे हैं और उससे जो लागत मिले वो अच्छी खासी लागत है। तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड में है। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसी के आगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष के बहुत सारे ऐसे गुण रहस्य हैं जो मनुष्यों के लिए आज भी एक समझने के लिए बहुत ही समस्या है, जिसको दिन पर दिन वैज्ञानिक समझने की कोशिश करते हैं। तो जो साइंस ने इस क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि हर रोज़ एक नए रहस्य के बारे में ही पता चलता है। जैसे कि अगर मैं आगे बात करूँ, आज हमारे देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में 7 देशों की श्रेणी में खड़ा है जो उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखते हैं। आप समझ लीजिए कि 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने उपग्रह छोड़े हैं अंतरिक्ष में और वहाँ से लगातार नज़र रखे हैं हर चीज़ों पे, मौसम पे हो या फिर ऐसे ही किसी रक्षा के क्षेत्र में हो या सैटेलाइट के द्वारा कनेक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें अंतरिक्ष में आप समझ लीजिए कि 7वें स्थान में हमारा देश भी है। तो कितना ज़्यादा आगे प्रगति कर चुका है, विकसित हो चुका है, विकास कर रहा है धीरे धीरे। इसके साथ दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आई है कि डिस्टेंस लर्निंग जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल ये सब इन्हीं की वजह से ही है कि ऑनलाइन लर्निंग है, सैटेलाइट है। अगर मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि मोबाइल के द्वारा मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाना जो शुरू किया
तो ये भी एक तरह का सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष के द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं, जिसके द्वारा आप लोग तक हमारे जो वीडियोस हैं वो पहुंच पाते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आगे अगर इसी बोले बताएं तो इसके अतिरिक्त पृथ्वी के वातावरण और महासागर पर निगरानी रखने वाली तकनीकी की सहायता से हमें मौसम की पल पल जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह की सहायता से उपज की संभावना, मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधन व पर्यावरण विकास की सूचना प्राप्त होती है। इसी के द्वारा दूर संचार के क्षेत्र में व्यापक विकास संभव हो सका है, जो हमारे दैनिक जीवन की उपयोगिता बन पाई है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो विज्ञान ने उपयोगिता शामिल की है, तो उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है परमाणु के क्षेत्र में। परमाणु के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो खनिज अनुसंधान हेतु, ईंधन निर्माण एवं ऊर्जा उत्पादन के द्वारा कृषि, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बीजों के जैविक सुधार के लिए विकिरण का उपयोग करके नई किस्मों का विकास हुआ, जिससे फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगर अगली मैं बात करूँ रक्षा के क्षेत्र में, तो रक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ होने पर हमारी सुरक्षा निर्भर करती है। विज्ञान में विकास के द्वारा ही हमारा सैन्य संगठन मजबूत हुआ है। हमारे पास विश्व स्तरीय सैन्य उपकरण है। पृथ्वी, आकाश, नाग व अग्नि जैसे मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण के द्वारा अर्जुन टैंक के निर्माण तक रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए। तो जाहिर सी बात है, आप अक्सर सुनते हो कि इस आतंकी संगठन ने हमारे देश पे आक्रमण करने की कोशिश की है, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत में आक्रमण करके अपने अधीन कर ले। तो ये सारी चीज़ें वो उनकी सिर्फ नज़र है, लेकिन वो हमारे देश को कुछ कर ना सके। इसलिए रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया गया है कि समय समय आने पर उनका उपयोग भी किया जा सके, और ना सिर्फ उपयोग किया जा सके बल्कि अपने देश को उन देशों से जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे सुरक्षा भी प्रदान की है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी बायोटेक्नोलॉजी की ये सबसे बड़ी रिसर्च है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिसमें मेडिकल साइंस की भी बहुत आवश्यकता पड़ी है। मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, जिसकी वजह से आज नई नई जितनी भी बीमारियां हैं तो उनका इलाज कर पाना संभव, ना सिर्फ इलाज कर पाना संभव बल्कि टाइम से इलाज कर पाना संभव है। तो विज्ञान की दृष्टि से यह एक नया विषय है, जिसके द्वारा हमने कृषि क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किया है। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने वाले जैविक उर्वरकों का विकास भी किया है। जैव तकनीकी द्वारा नए अनुवांशिक गुणों वाले जीवों का उद्गम, फिंगर प्रिंटिंग और पितृत्व द्वारा या फिर अपराध समस्या को सुलझाने नई औषधियों का विकास आदि दैनिक उपयोगिताओं वाली चीज़ों का विकास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव हो चुका है। तो आज मैंने आप लोगों को यूटिलिटी ऑफ साइंस यानी कि जो विज्ञान की उपयोगिता है वो बताया। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि किन किन फील्ड्स में विज्ञान ने इतना ज़्यादा प्रगति किया है। वो है कृषि की फील्ड में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। और ये एक बहुत ही अच्छे आविष्कार है जिनकी वजह से हमारा देश आज ना सिर्फ बहुत आगे तेज़ी से प्रगति कर रहा है, बल्कि आने वाले कई वर्षों में, कुछ ही वर्षों में बहुत आगे भी जाने की पूरी संभावना है। थैंक यू।